नमस्कार दोस्तों, मैं देव यादव एक बार फिर से आपके लिए देवांज स्टडी यूट्यूब चैनल पर आज एक साइंस की वीडियो लेकर आया हूँ। मैं बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सब साइंस की वीडियो नहीं डाली जा रही है, तो आज आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। अपने एक शब्द है भाई, ये क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्या होती है, कहाँ से ये आई, क्या सिस्टम है इनका, आवर्त सारणी में इनको कहाँ पर रखा गया है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, किसी भी तत्व की अगर हम बात करें पहले, तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि वो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में जाते हैं या एस ब्लॉक में जाते हैं, तो वो सभी धातुएं क्या कहलाती हैं? क्षारीय धातु कहलाती है। दोस्तों, एस ब्लॉक में यदि एस में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, यदि किसी भी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाते हैं, तो वो सभी तत्व एस ब्लॉक वाले तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक में भी दो चीजें हो जाती हैं। यदि एस ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो कहलाएंगी क्षारीय धातुएं। यदि एस ब्लॉक में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो कहलाएंगी क्षारीय मृदा धातुएं। दोस्तों, जब हेनरी मोजले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था, उस समय उन्होंने कुछ खड़ी पंक्तियां ली थी और कुछ आड़ी पंक्तियां ली थी। खड़ी पंक्तियों को इन्होंने वर्ग नाम दिया, वर्ग या समूह इनको कहा गया, और आड़ी पंक्तियों को क्या कहा गया था? आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको हम आज पढ़ते हैं, उसमें टोटल आवर्तों की संख्या है 7 और वर्गों की संख्या है 18। तो देखिए, सबसे पहले जो क्षारीय धातु है ये रखी गई है वर्ग फर्स्ट में। आवर्त सारणी की जो सबसे पहली ऊर्ध्वाधर जो पंक्ति है, उस पंक्ति में 7 तत्वों को रखा गया है और इन तत्वों को हम कहते हैं क्षारीय धातु। देखिए, इनमें भी क्या है कि यहां पर ये जो 7 तत्व काम में लिए गए हैं, इन 7 तत्वों में सबसे ऊपर देखिए कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये 7 तत्व आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट में रखे गए हैं, जिनको क्षारीय धातु कहा जाता है। लेकिन इन 7 तत्वों में दोस्तों, जो सबसे ऊपर हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन जो है इसको हम क्षारीय धातुओं में नहीं गिनते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इन 6 तत्वों के समान गुण प्रदर्शित नहीं करता है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? एक अधातु है, ये एक नॉन मेटल है। लेकिन ये सभी क्या है? मेटल है, ये धातुएं हैं। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन को इस वर्ग में क्यों रखा गया दोस्तों? क्योंकि हाइड्रोजन किसी के समान गुण नहीं दर्शाता, इसलिए इसको आवर्त सारणी का सबसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। कहीं इसको हेलोजन तत्वों के साथ रखते हैं, कहीं इसको क्षारीय मृदा धातुओं के क्षारीय धातुओं के साथ में रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि जब परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम के आधार पर सारणी बनाई गई, तब हेनरी मोजले ने हाइड्रोजन को सबसे पहले रख दिया। अब देखिए, हाइड्रोजन की गुण इन 6 तत्वों से नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये इनके साथ में रखा गया है। तो देखिए, इस वर्ग में 7 तत्व हैं, लेकिन क्षारीय धातुओं की संख्या कितनी होगी? क्षारीय धातुओं की संख्या हो जाएगी दोस्तों 6। अर्थात इस प्रकृति में क्षारीय धातुओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सबसे पहली बात, मैं एक शब्द बार बार बोल रहा हूं कि क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। आखिर क्या रीजन रहा, क्यों कहा गया इनको क्षारीय धातु? दोस्तों, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षारों का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्षारों का। इसलिए इन धातुओं को हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। चलो एक उदाहरण से हम देख लेते हैं। जैसे मैं यहां कह दूं Na2O, ये सोडियम का ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड की क्रिया यदि जल से की जाए
तो दोस्तों यहां से किसका निर्माण हो जाता है, NaOH का, और यहां से कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा को हमें नहीं देखना है, हमें केवल क्या देखना है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार होता है, अर्थात मैंने जो आपसे कहा था वो बिल्कुल सही था। देखिए सोडियम, क्या आपको क्षारीय धातुओं में सोडियम नजर आ रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है कि Na सोडियम क्षारीय धातुओं में है। क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड जब जल से क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, क्षारों का, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु। अब देखिए यहां पर सोडियम ऑक्साइड की क्रिया हमने H2O जल से की थी, तो किसका निर्माण हुआ था, NaOH का। NaOH क्या होता है, क्षार। एक सीधी सी पहचान क्षारों की क्या होती है, यदि किसी सूत्र में आपको OH अंत में नजर आ जाए तो समझ जाना वो क्या होता है, क्षार, क्योंकि क्षारों को जब जलीय विलयन में घोला जाता है तो क्षार जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, और OH माइनस आयन तभी दे सकते हैं जब उनमें OH आयन उपस्थित हो। तो देखिए यहां पर NaOH का निर्माण हुआ, अर्थात क्षार का निर्माण हो, इसलिए क्षारीय धातु कहलाई। मैं इनके थोड़े से गुणों के बारे में बता देता हूं कि इनके गुण क्या होते हैं क्षारीय धातुओं के। देखिए यदि इनकी भौतिक अवस्था की बात की जाए, क्षारीय धातुओं की अगर भौतिक अवस्था की बात की जाए तो देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम इनको देखें तो ये मुलायम होती है। कैसी होती है ये मुलायम होती है। ये इतनी मुलायम होती है कि किसी भी चाकू, छुरी या कटर के माध्यम से इनको आसानी से काटा जा सकता है। दूसरी बात क्या होती है कि इनकी ऑक्सीजन के साथ बहुत तीव्र बंधुता होती है। तीव्र बंधुता का मतलब क्या होता है कि यदि इनको ऑक्सीजन के संपर्क में रख दिया जाए तो ये तुरंत उससे क्रिया करके आग पकड़ लेती है, अर्थात जलने लग जाती है, अर्थात बहुत तीव्र क्रिया करती है, बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु ये होती है। इसलिए दोस्तों इनको कहीं केरोसिन में रखा जाता है, कहीं इनको मोम के अंदर लपेट कर रखा जाता है। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि देखिए जो सोडियम होता है ये बहुत ज्यादा मुलायम होता है, सभी क्षारीय धातु मुलायम होती है, इनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। दूसरी बात कि अगर इनकी क्रियाशीलता की बात की जाए तो ऑक्सीजन से बहुत अधिक बंधुता होने के कारण इनमें आग लगने का खतरा रहता है, क्योंकि ये तीव्र क्रियाशील होती है। इसलिए सोडियम को तो दोस्तों केरोसिन में रखा जाता है, लेकिन यहाँ हमें ये प्रश्न और पूछ लिया जाता है यहाँ से कि जब सोडियम को केरोसिन में रखते हैं तो क्या पोटेशियम को रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। रुबिडियम को रख सकते हैं क्या? रखा जा सकता है। क्या लिथियम को केरोसिन में रखा जा सकता है क्या? दोस्तों लिथियम को कभी भी केरोसिन में नहीं रखते। मान लीजिए कि ये कोई पात्र है जिसमें आपने केरोसिन भरा हुआ है, अगर मैं यहाँ लिथियम का टुकड़ा डाल देता हूं तो लिथियम बहुत ज्यादा हल्की होने के कारण कभी भी केरोसिन में पूर्ण रूप से कभी भी ये नहीं डूबेगी, और कुछ हिस्सा इसका बाहर की तरफ रहेगा। जो हिस्सा बाहर की ओर होगा वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में होगा और यहाँ आग लगेगी। दोस्तों ये पूरा केरोसिन भरा हुआ है तो इस पूरे पात्र में भी क्या लग जाएगी? आग लगने का खतरा रहेगा। इसलिए दोस्तों लिथियम को हमेशा मोम के अंदर लपेट कर रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये तो इनके गुण थे। उसके बाद एक और तरीका मैं बता देता हूं इनको याद करने का कि क्षारीय धातुओं को याद कैसे किया जाए। मैं यहां लिख देता हूं कि जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। देखिए Li का मतलब होता है लिथियम, Na का मतलब होता है सोडियम, K का मतलब होता है पोटेशियम। यहां पर देखिए थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि यहां पोटेशियम से अगर डायरेक्ट गलती कर देते हैं, अपन प्रतीक की बात करें तो P बोल देते हैं, जबकि P इसका नहीं होता, P फास्फोरस का होता है। पोटेशियम को लैटिन भाषा में कैलियम कहते हैं, उस कैलियम के आधार पर इसके प्रतीक लिया गया के। रुबिडियम का मतलब क्या होता है भाई? Rb, अर्थात रुबिडियम का प्रतीक Rb होता है। Cs का मतलब क्या होता है भाई? सीजियम। और Fr का मतलब होता है
फ्रांसियम। अब देखिए इनको याद करने का तरीका क्या होता है। याद करने का तरीका है कि Li और Na से हम डायरेक्ट बना सकते हैं लीना। Li और Na से क्या बन गया, लीना। और K से क्या बन गया, के। लीना के रब से, लीना के रब से फरियाद। तो क्षारीय धातुओं को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। लीना का मतलब हो गया Li Na, लिथियम और सोडियम। के का मतलब हो गया के अर्थात पोटेशियम। रब का मतलब हो गया Rb अर्थात रुबिडियम। से का मतलब हो गया Cs अर्थात सीजियम। और फरियाद का मतलब हो गया Fr अर्थात फ्रांसियम। तो ये थी क्षारीय धातु। क्षारीय धातुओं के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आपके सुझावों का मैं हमेशा आदर करूंगा। आप डाल सकते हैं जो भी आपके सुझाव। धन्यवाद।